इजराइल का एक शहर है तेल अवीव, और इसी तेल अवीव में इजराइल का रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री, और इस डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस के दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। ये तस्वीर उन लोगों की है जिन्हें इजराइल सबसे ज़्यादा ढूंढ रहा है या तलाश करता है, इजराइल की नज़र में जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और उन तस्वीरों में से एक चेहरा है इस्माइल हानिया का। इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल हेड और गाजा के एक्स प्राइम मिनिस्टर। हमास में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर इसराइल और फिलिस्तीन के इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा है मिलिट्री विंग जो हथियारों और लड़ाई के दम पर ये सारी चीज़ें करता है। तो जो पॉलिटिकल विंग है उसके हेड हानिया है, इस्माइल हानिया। अभी कुछ वक्त पहले ईरान के राष्ट्रपति की एक चॉपर दुर्घटना हो गया था, हेलीकॉप्टर, उसमें उनकी डेथ हो गई थी। उस एक्सीडेंट को लेके भी तमाम बातें हुई थी। उसकी वजह यह है कि शक इसलिए जताया गया, उससे पहले ईरान के साइंटिस्ट और कई ऐसे लोगों को गिन कर चुन कर मारा गया था। तो उन प्रेसिडेंट की मौत के बाद अब ईरान में नए प्रेसिडेंट की जगह खाली थी, और उस नए प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया था मसूद पेजेश्कियान। तो मसूद पेजेश्कियान का शपथ समारोह था ट्यूसडे को, 30 जुलाई को। तो इस शपथ समारोह में आसपास के जितने भी ईरान के मित्र हैं, दोस्त हैं, कंट्री हैं, वो लोग वहाँ पहुँचे, उनके नेता पहुँचे, और उन्हीं में से एक हमास के टॉप पॉलिटिकल हेड लीडरशिप के उनके इस्माइल हानिया ये भी पहुँचे। वहाँ बाकायदा ईरान के प्रेसिडेंट से मुलाकात की, ईरान के बाकी तमाम सीनियर अफसरों से मुलाकात की। वो तस्वीरें मीडिया पर भी आई। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ। समारोह में शामिल होने के बाद हानिया वहाँ से निकलते हैं, और हानिया के ठहरने की जगह नॉर्थ तेहरान में, ईरान की जो राजधानी तेहरान है, वहाँ नॉर्थ तेहरान में एक वॉर वेटरन थे, बहुत मतलब ईरान के एक बहुत बड़े जंग के सिपाही, सीनियर अफसर, उनका घर चुना गया था कि वहाँ रखेंगे सेफ्टी के हिसाब से, वहाँ आम लोगों की पहुँच नहीं थी। चूँकि ईरान में मैंने बताया कि जिस तरीके से वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको एक एक करके निशाना बनाया जाता है, और ईरान और इजराइल की लगातार बनी रहती है, ठनी रहती है दोनों में। और दूसरी तरफ इधर इस्माइल हानिया, हमास के टॉप लीडर, और हमास और इजराइल के बीच 36 का आंकड़ा। कई बार इससे पहले भी हानिया पर हमला हो चुका है। इस्माइल हानिया इजराइल के दुश्मन नंबर 1-2 में से लगातार शामिल। तो जहां भी जाते बड़ी खामोशी से जाते और मिलते मिलाते निकल लेते। लेकिन ट्यूसडे को ये हुआ 30 जुलाई को कि वहाँ शपथ समारोह था। उसकी तस्वीरें मीडिया में रिलीज हुई, ईरान के टीवी पर आई, उसके जरिए बाकी टीवी पर आई, अल जजीरा ने दिखाया, सभी ने दिखाया, और उसमें इस्माइल हानिया का चेहरा प्रमुखता से दिखाई दे रहा था। अब ये क्लियर हो गया था कि हानिया तेहरान में। शपथ समारोह खत्म होने के बाद मुलाकात का दौर सब खत्म हुआ, शाम हो गई। डिनर के बाद इस्माइल हानिया बाकायदा सुरक्षा घेरे में तेहरान की राजधानी से निकलते हैं, और नॉर्थ तेहरान की तरफ एक वॉर वेटरन के घर पर ठहरने का उनका बंदोबस्त था। वहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ लगातार एक बॉडीगार्ड था। वहाँ जाने के बाद रात का वक्त सब कुछ ठीक ठाक। अब रात के करीब 2 बजे, और जैसे ही 2 बजे अचानक उस घर के ऊपर एक हवाई हमला हुआ। पूरा घर नेस्तो नाबूद, और उस हमले में बाद में ये डिक्लेयर किया गया कि हानिया और बॉडीगार्ड की मौत हो गई, यानी हमास के टॉप लीडर और उनके बॉडीगार्ड की मौत। इस हादसे को 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये क्या कोई मिसाइल से टारगेट किया गया, कोई रॉकेट या कोई और चीज थी। अभी तक क्लियर नहीं। लेकिन जो शुरुआती जांच, उसमें एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो भी हवाई हमला हुआ वो ईरान की सरहद के बाहर से आया था। अब तेहरान से तेल अवीव की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है, लेकिन आज दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास है जो इस तरह के मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल या फिर इस तरह की चीज़ें जो बैठे बैठे कहीं से भी किसी को टारगेट करके निशाना बनाया जा सकता, आसान है। तो ये पहली चीज़ कि ईरान के अंदर से ये हमला नहीं हुआ, बाहर से हुआ था। तो बाहर से कौन?
तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन? तो एक तो ईरान और ऊपर से हमास के इस्माइल हानिया। तो फिर सीधा इशारा गया उधर इजराइल की तरफ। उधर इजराइल के कुछ मिनिस्ट्री ने भी खुशी खुशी बयान दे डाला और कहा कि हमने बदला ले लिया। 7 अक्टूबर 2023 को आपको याद होगा, हमास का जो मिलिट्री विंग था उसने हमला किया था इजराइल पर, और उसमें इजराइल के करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और उस हमले की तमाम लोगों ने निंदा की थी, क्योंकि ऐसे आतंकवादी हमले की कहीं पे भी कोई गुंजाइश बनती नहीं है। तो उस हमले के बाद से लगातार गाजा में ये लड़ाई चल रही है, अभी तक कोई समझौता हुआ नहीं है। सेम रूस और यूक्रेन जैसा मामला चल रहा है कि इतने महीने हो गए, अक्टूबर से लेके अब जुलाई आ गया है, मतलब लगभग 7-8 महीने से तो ऊपर ही हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। और अब ये इस्माइल हानिया की मौत, तो ईरान ने सीधा सीधा कह दिया कि ये इजराइल का काम है, और इजराइल की तरफ से इसका कोई खंडन भी नहीं हुआ। लेकिन इजराइल इसको क्लेम भी नहीं कर रहा कि हमने किया है। उसकी बहुत सारी वजह भी है, बहुत सारी मजबूरियां भी है। तो वो क्या वजह है, क्या मजबूरियां हैं? और ये हमास के इस लीडर को, या इस्माइल हानिया जो टॉप लीडर, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ गाजा, 1/3 मतलब आधे से ज्यादा दुनिया आतंकवादी नहीं मानती है, इनके संगठन को आतंकवादी नहीं मानती, और कुछ देश मानती है। तो क्यों ऐसा है? इंडिया क्यों नहीं मानती है हमास और हानिया को टेररिस्ट? उसकी क्या वजह है? यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र, वो क्यों नहीं मानती है हमास को टेररिस्ट ग्रुप? ऐसा क्यों है? और ये हमास है क्या? तो पूरी कहानी, उसके जरिए आप इस मौत और इस हमले को समझ जाएंगे आसानी से। 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ और फिर यूएन और तमाम देश बीच में आए, और उसके बाद ये हुआ कि ये इजराइल एक नया देश, एक नया राष्ट्र, और बाकी एक जगह पर फिलिस्तीन वो रहेंगे। बंटवारा हो गया, लेकिन उस वक्त फिलिस्तीन ने इस चीज़ को भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन है, इस पर इजराइल कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हमने उनको पहले पनाह दी थी यहाँ पे। तो खैर वो लड़ाई चलती रही, धीरे धीरे सब कुछ होता रहा। फिर 87 आया। 87 के दौरान में हमास का जन्म होता, और उसकी वजह ये थी कि गाजा और वेस्ट बैंक, ये दो इलाका ऐसा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का, जिसको लेके हमेशा झगड़ा हुआ। लेकिन फिर वेस्ट बैंक भी थोड़ा सिमट गया, बचा गाजा। गाजा कुल मिलाकर 45 किलोमीटर की एक जमीन का एक टुकड़ा है, 45 किलोमीटर टोटल। और उस गाजा पट्टी पर समझौता ये हुआ यूएन की तरफ से कि इस पे फिलिस्तीन रहेंगे, और जो इजरायली है इस जगह को छोड़ दे। समझौता हो गया, बाकायदा रेजोल्यूशन पास हो गया, सारे देशों ने सहमति दे दी। पर धीरे धीरे इजराइल ने अपने लोगों को तो वहां से हटाया, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखता था पर्दे के पीछे से। चाहे वहां के सड़क हो, अस्पताल हो, कोई भी चीज हो, इनडायरेक्टली वही सारे चीजों को कंट्रोल करता था। तब हमास का जन्म हुआ, और हमास ने कहा कि नहीं, जब गाजा को हमें सौंप दिया गया है संयुक्त राष्ट्र बाकी लोगों की तरफ से, तो फिर इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और हमास ने वो अपना शुरू किया वहाँ पे कि चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, बेसिक सुविधाएं जो भी हैं वो हम करेंगे, जो फिलिस्तीन के लोग हैं। उसको लेके छिटपुट लड़ाइयाँ चलती रहीं। 2007 में पहली बार चुनाव हुआ गाजा में फिलिस्तीनियों के बीच, और इत्तेफाक से हमास जो उस वक्त सबसे आगे था। हमास के आगे होने की वजह ये थी कि जब इजराइल और फिलिस्तीन के टुकड़े हुए, इसकी लंबी कहानी मैंने अलग से सुना रखी है आपको, तो उसमें यह था कि फिलिस्तीन की अपनी कोई सेना नहीं होगी। तो आप देखते होंगे हमेशा वो पत्थरों से ही लड़ते हैं, उधर से इजराइल की तरफ से गोली चलती है, इधर पत्थर से ही जंग लड़ रहे हैं। तो हमास का मिलिट्री विंग पहला वो विंग था जो फिलिस्तीन की तरफ से बाकायदा गोलियों और रॉकेट से लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि सेना तो कोई है नहीं उनकी अपनी। तो कायदे से हमास उनकी ढाल बन गया और उनकी एक तरह से सेना बन गई। 2007 में फिर ये हुआ कि नहीं भैया, गाजा को जब दे ही दिया गया यूएन से लेके सभी ने, तो इजराइल को मानना पड़ेगा, तो वहाँ अपनी हुकूमत होनी चाहिए। चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमास जीत गई। अब वहाँ पे हमास की एक तरह से एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन उसका नाम था कि पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी, ये पूरी। तो उस जगह पे पूरे गाजा पर अब उनकी अथॉरिटी, वो अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे। तो उसमें हमास चुनाव जीता, और 2007 से लेकर लगातार वो चलता रहा। और इसी दौरान में 29 मार्च 2006 को 7 से पहले ये चुनाव हो चुका था, 2007 से पहले, शायद 2005 में हुआ था, सॉरी। उसके बाद 2005 में चुनाव हो चुका था।
हमास जीत गई। उसके बाद उनके कोई नेता एक बने वहाँ के जो कंट्रोल चलाते थे। बट फर्स्ट टाइम 29 मार्च 2006 से लेकर 2 जून 2014 तक इस्माइल हानिया उसी गाजा के प्राइम मिनिस्टर बने। पूरी दुनिया ने एक तरह से मंजूरी भी दी, क्योंकि गाजा को लेकर कुछ था नहीं, और वहाँ पे ये था कि पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी, यूएन ने इसको सैंक्शन कर रखा, बना रखा है, तो उसमें किसी को कोई एतराज़ था ही नहीं। लेकिन फिर 2014 के बाद कुछ और नेताओं के साथ विवाद हुआ, तो फिर हानिया वहाँ से निकल गए और 17 तक वो वहीं, 17 के बाद फिर इजराइल के साथ कुछ ठनी, तो वहाँ से निकलकर कतर दोहा में पहुँच गए, और लास्ट दोहा में ही, दोहा से फिर इधर उधर जो भी दोस्त मुल्क थे वहीं तक जाना आना था। लेकिन हमास की ये सारी लड़ाई चल रही थी, और हमास का जो एक पॉलिटिकल विंग था वो बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल कराने की कोशिश कर रहा था। और ये वही हानिया हैं जिनके ज़रिए पहले तो फ़लस्तीन के लोग ये 2 राष्ट्र जो फ़लस्तीन और इजराइल था उसको ही नहीं मानते थे, लेकिन फिर माना, मंजूरी दी, और हानिया ने भी मंजूरी दी। कहा कि ठीक है, हम 2 राष्ट्र को मानते हैं, लेकिन जो ज़मीन का टुकड़ा और बंटवारा हुआ है वो अपना अपना देखो, ये नहीं कि आप घुस जाओ कहीं भी। तो इस तरीके से चलता रहा। लेकिन एक हमास का दूसरा विंग था जो इनका मिलिट्री विंग था, वो बातचीत की बजाय हथियारों के बल पर वो चाहता था कि मैं कुछ करूं, और इसीलिए उसकी लड़ाई रॉकेट और बाकी चीज़ों से चलती रहती थी। तो अब हमास के टॉप लीडरशिप में से एक हानिया की मौत, और वो भी ईरान की सरजमीन पर, शक सीधे इजराइल पर। तो इजराइल ने ऐसा क्यों किया होगा? तो कहते हैं 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था तभी इजराइल ने ठान लिया था और अपने लोगों से कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस हमले के बाद 7 अक्टूबर के लगभग अब भी कहते हैं कि 100 से 125 इजरायली सिटीजन हमास के कब्जे में है, वो बंधक बनाकर रखा हुआ है, और उस बंधक को भी रिलीज़ करने की बातचीत चल रही थी, वो इस हानिया से चल रही थी पॉलिटिकल तरीके से। और कहते हैं कि वो बातचीत शायद आगे कामयाब भी हो जाती। इन बंधकों की रिहाई के बदले में हानिया और हमास का पॉलिटिकल विंग इजराइल के कब्जे में जो फ़िलिस्तीनी लोग बंद हैं उनको छुड़ाने की बात हो रही थी। लेकिन अब हानिया की मौत के बाद डर इस बात का है कि जो बंधक हैं कहीं उनको नुकसान न पहुंचा दिया जाए। लेकिन ईरान की ही सरजमीन को क्यों चुना गया हानिया को मारने के लिए? जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इजराइल के मिडिल ईस्ट में बाकी ज़्यादा देशों से तो वैसे ही दुश्मनी बनती तो है नहीं। अब अगर दोहा में है, कतर में है, उसे मालूम है, मिस्र में भी आना जाना लगा रहता, मालूम है, लेकिन ऐसी जगहों पर जाकर मारना, उन देशों से भी दुश्मनी हो जाएगी। तो इसलिए भी वो एक नए दुश्मन देश बनाना नहीं चाहता रिश्तों के साथ। ईरान के साथ पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि हमेशा से इजराइल का ये इल्ज़ाम है कि हमास को जब भी बढ़ावा दिया है तो ईरान ने दिया है, तो ईरान के अंदर मारने से ईरान पहले से ही दुश्मन है और क्या दुश्मनी करेगा, ये सोच हो सकती है। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया, अभी तक इसका खुलासा हुआ नहीं है। अब मेन बात पर आते हैं जिसको लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त बहस छिड़ी हुई है, वो ये है कि क्या हमास एक आतंकवादी संगठन है या नहीं है। तो जो रिकॉर्ड पर है, इजराइल, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे, इंग्लैंड, ये वो देश हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं और कहते हैं कि आतंकवादी संगठन है। लेकिन इंडिया, रूस, चीन, ब्राज़ील, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, सीरिया, टर्की या तुर्की जो हो गया, ये सब नहीं मानते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था हमास के मिलिट्री विंग ने, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस हमले की निंदा की और उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी आतंकवादी हमले की निंदा होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने तब भी हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कहा, ना ही हमास का नाम लिया। हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ब्रीफिंग होती है, उसमें एक रिपोर्टर ने पूछा भी था, जो इजराइल के एम्बेसडर नई दिल्ली में उनसे कहा गया था कि उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि हम भारत सरकार से अपील करेंगे कि हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। लेकिन भारत का शुरू से स्टैंड ये है
कि हम हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं कर सकते। अब इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों भारत हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं करता या हमास के लीडर को आतंकवादी नहीं मानता, जैसे कि हानिया को नहीं मानता है। वो एक रिस्पेक्ट देता है क्योंकि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिकल लीडरशिप। तो उसकी 2-3 वजह। पहली वजह यह है कि किसी भी देश को आतंकवादी या किसी संगठन को आतंकवादी संगठन करार देने के लिए ज़रूरी है कि पहले तो उसका आपके देश से कोई खतरा हो, या उसने आपके देश पे हमला किया हो, या आपके देश को निशाना बनाया। हमास ने कभी भारत के साथ ऐसा नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि भारत शुरू से ही जो फ़लस्तीन है और उसका जो बंटवारा हुआ था 1948 का, उस ज़मीन की लकीर को ही मानता है कि इसी पर होना चाहिए, इजराइल को अपनी हद में रहना चाहिए और फ़लस्तीन को इधर अपनी हद में। तो इस मामले में भी क्लियर है। तीसरी, खुद भारत को लगता है कि 1947 से पहले जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, इजराइल की ज़मीन पर भी पहले अंग्रेज़ी थे, तो जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे बहुत सारे, जैसे उस वक्त सुभाष चंद्र बोस और बाकी लोग, एक तरफ गांधी जी थे जो अहिंसा से आज़ादी चाहते थे, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस और बाकी लोग थे जो ताकत के बल पर चाहते थे। तो उस वक्त भी अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म किया और कई को ऐसा कहा था कि सीधे ये लोग मतलब राष्ट्र विरोधी, उस वक्त के आतंकवादी समझ लीजिए। तो भारत का कहना था ये, भारत का स्टैंड ये है कि जो अपनी देश और अपनी ज़मीन के लिए जो लड़ाई लड़ रहा हो, हम उसको टेररिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपनी ज़मीन और उसकी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो इसीलिए भारत का शुरू से स्टैंड रहा है कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीन की लड़ाई, भारत साथी भी रहा, क्योंकि यासिर अराफात जब भारत आया, भारत का सबसे अच्छा दोस्त उनको माना गया। तो उस वक्त से हमारा फ़लस्तीन के साथ रिश्ता है। जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने तब उन्होंने पहली बार इजराइल के साथ, बड़े सारे लोगों की गलतफहमी रहती है कि जो बीजेपी आई तो बीजेपी के टाइम में इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत हुए, वरना इजराइल के साथ दूरी बनाना चाहते थे भारत, वोट पॉलिटिक्स की, यहाँ के मुस्लिम नाराज़ ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव थे तब पहली बार जो हमारी राजनयिक रिलेशनशिप इजराइल के साथ, वो कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए थे, और उसके बाद से हमारे रिश्ते हैं अब और ज़्यादा रिश्ते अच्छे हो गए हैं। नेतन्याहू के साथ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई, वो वहाँ गए भी, अब तो हमारे बहुत सारे आपस में व्यापार और हथियार इन सब के भी समझौते हो चुके हैं। लेकिन 91 में पहली बार इजराइल को जो जब तक अछूत माना जाता था कांग्रेस के टाइम में, उसको फिर राजनीति एक तरह से हमारी वो शुरुआत हुई, और इजराइल के अलावा फ़लस्तीन के साथ शुरू से था। तो अब इसीलिए भारत का ये स्टैंड है कि वो एक लड़ाई एक देश की है, और ऐसे में हम उसको आतंकवादी संगठन घोषित नहीं कर सकते। ये तो हुआ भारत और बाकी देशों का। तो इस दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें से ज़्यादातर बहुमत जो देश है वो फ़लस्तीन या हमास, बल्कि हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। 2018 में अमेरिका यूएन में फिर पहुंचा और उसके सारे मित्र मंडली, उन्होंने कहा कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए। 2018 की बात कर रहा हूँ, 6 साल पहले। तब भी यूएन ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि हम हमास को आतंकवादी संगठन नहीं घोषित कर सकते। तो तब भी ये कहा था अमेरिका ने कि हम हमास को आतंकवादी संगठन नहीं घोषित कर सकते, इसलिए कि उसकी लड़ाई एक देश और दूसरे देश और अपनी अपनी ज़मीन को लेकर है। तो बहुत सारे लोगों का ये था कि क्या हमास की लीडरशिप ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। तो कम से कम हम भारत के हिसाब से अगर देखें, और भारत के अलावा जितने बड़े देश हैं अमेरिका को छोड़ दें, क्योंकि अमेरिका की तो पॉलिसी रही है शुरू से ही दूसरी तरीके की। तो चाहे वो चीन हो, रशिया हो, एशिया के जितने भी कंट्री हों, ज़्यादातर इवन बहुत सारे अरब देश, कमाल ये देखिए कुछ अरब देश ऐसे हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, क्योंकि उनको खतरा कि कहीं उन तक ना पहुंच जाए। लेकिन भारत का स्टैंड ये है कि नहीं, हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है। अब ईरान के यहाँ होने के बाद क्या होगा, हानिया की मौत ईरान की सरजमीन पर, तो अभी खबर आई है कि ईरान में तेहरान की एक मस्जिद पर एक लाल झंडा फहरा दिया गया, और उस लाल झंडे को फहराने का मतलब ये होता है कि बदले का ऐलान। और ये ईरान ने कहा है कि चूंकि हमारी सरजमीन पर हानिया की मौत हुई है और ये इजराइल ने किया है, तो हम इसका बदला लेंगे। अब इसका बदला कैसे होगा,
फिर से आने वाले वक्त में ये पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल और फिलिस्तीन और ईरान, इन सब के बीच में क्या होगा, जाहिर सी बात है इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन ये है कि इस इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब चीज़ें पटरी पर बहुत जल्द नहीं आएंगी। ख़ासतौर पर उधर जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच वहाँ जंग जारी है अक्टूबर से अभी तक, उसका भी अब कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हानिया की मौत के बाद जो इजरायली बंधक हैं, कहीं उनसे उस मौत का बदला न ले लिया जाए, इस बात का भी खतरा है। तो तमाम पॉलिटिकल जो बड़े बड़े देश के नेता हैं, इन चीज़ों को सुलझाने में, मामले को निपटाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं ऐसा कुछ ना हो और सभी शांति से रहें। तो ये थी आज की कहानी। 31 जुलाई की बात है जब हमास के पॉलिटिकल चीफ और गाजा के एक्स प्राइम मिनिस्टर इस्माइल हानिया तेहरान में मौजूद थे, ईरान की राजधानी, और वहां एक धमाके में उनकी मौत हो गई। इस मौत के बाद तमाम तरह की बातें मीडिया में आई कि हानिया की मौत कैसे हुई। कहा गया कि नॉर्थ तेहरान के जिस बिल्डिंग के जिस अपार्टमेंट में रुके हुए थे, वहां किसी मिसाइल के जरिए या फिर ड्रोन के जरिए या फिर प्लेन के जरिए एयर स्ट्राइक हुआ और उसमें मौत हो गई। और इसके पीछे ईरान ने पहले दिन से इल्जाम लगाया कि इजराइल का हाथ है। अब हानिया वो शख्स है जो 27 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमला किया हमास के मिलिट्री विंग ने, तो उसके बाद से लगातार फिलिस्तीन, हमास और इजराइल के बीच जंग के हालात बने हुए हैं, हमले लगातार हो रहे हैं। बट कुछ लोग हैं जो इसके बीच में एक शांति समझौता करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे इजरायली नागरिक, 100 से ज़्यादा हमास के पास अभी बंधक हैं। और इसमें चाहे वो कतर हो या फिर हमास के पॉलिटिकल विंग के हेड इस्माइल हानिया, ये भी इस निगोशिएशन में साथ हैं और बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं इस्माइल हानिया की तेहरान में उस वक्त मौत हो जाती है जब वो ईरान के नए राष्ट्रपति उनके शपथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए तेहरान पहुंचते हैं। शपथ समारोह में हिस्सा लेने के बाद वो तेहरान के ही एक इलाके में जो बेहद महफूज, सुरक्षित है, वहां जाकर रुकते हैं और देर रात 2 बजे उसी घर में एक हमला होता है और उसमें धमाके में हानिया की मौत हो जाती है। लेकिन यह हमला हुआ कैसे था? क्या इस हमले के पीछे मिसाइल अटैक था, ड्रोन के जरिए किया गया था, प्लेन के जरिए किया गया था, क्या था? तो अब इसका खुलासा हुआ है, एक सनसनीखेज खुलासा ये कि कैसे हानिया की मौत की साजिश मोसाद कई बरसों से बुन रहा था। मोसाद यानी कि इजरायली खुफिया एजेंसी, दुनिया की सबसे शातिर, सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी। तो इस मोसाद ने हानिया की मौत के लिए बरसों कोशिश की और आखिरकार मोसाद इसमें कामयाब रहा। लेकिन यह साजिश बुनी कैसे गई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि जिस घर में हानिया थे और जहां धमाके में मौत हुई, वहां कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुआ, किसी मिसाइल से हमला नहीं किया गया, किसी ड्रोन के जरिए हमला नहीं किया गया, बल्कि जिस घर में हानिया रुके थे उस घर के अंदर करीब 6 से 8 हफ्ते पहले ही बॉम्ब रखा गया था और यह बॉम्ब मोसाद के जरिए रखा गया था। अब ईरान की राजधानी तेहरान की एक सबसे महफूज और सुरक्षित जगह, और वहां पर मोसाद घुसकर बॉम्ब रख के निकल जाए, क्या ये मुमकिन है? तो पूरी कहानी आपके सामने पेश है। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 मई को। याद होगा आपको, 20 मई को ईरान के तब के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो जाती है। और जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे उसमें उनके विदेश मंत्री भी थे और इसके अलावा 6 और लोग थे, कुल 8 लोग थे। और ईस्ट अजरबैजान की पहाड़ी पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। उस क्रैश के बाद उंगलियां उठी कि हादसा था या फिर साजिश। उंगली इजराइल की तरफ भी उठी, क्योंकि 1 महीने पहले यानी 20 मई को यह हादसा हुआ और अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन अटैक किया था। तो क्या ये वो बदला था? इस चॉपर के क्रैश की जांच अभी तक सामने नहीं आई और ये भी पता नहीं चला है कि यह मौसम की वजह से हादसा हुआ या इसके पीछे साजिश थी। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है 20 मई 2024 जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत हो गई। अब उनकी मौत के बाद जाहिर है ईरान में एक नए राष्ट्रपति को चुना जाना था और नए राष्ट्रपति को चुनने की कवायद शुरू हुई। लेकिन ये कहानी उससे पहले ही शुरू हो गई थी। हमास के चीफ इस्माइल हानिया 2017 के बाद से लगातार दोहा की राजधानी कतर में रह रहे हैं और कतर से ही वो कुछ अपने जो मित्र देश हैं वहां आना जाना था। मोसाद की नज़र लगातार हानिया पर थी और जहां जहां हानिया के जाने की खबर मिलती वहां वहां मोसाद अपनी साजिश के जाल बुनता, लेकिन कामयाबी मिल नहीं रही थी। हालांकि एक ठिकाना पक्का था, वो ये था कि कतर यानी कि दोहा की राजधानी में। लेकिन मोसाद दोहा में हानिया को अपना निशाना नहीं बनाना चाहता था। उसकी वजह ये थी
कि कतर भी वो देश था जो गाजा में समझौते के लिए इजराइल के साथ बातचीत कर रहा था, और एक तरह से कतर या दोहा आप कहें, वो इजराइल के लिए एक दोस्त मुल्क की तरह था। तो अब हानिया को अगर दोहा में मारा जाता तो इजराइल के वैसे ही मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर देश दुश्मन है, तो एक नए देश को जो दोस्त है उसका दोहा, उसको इजराइल अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए उसने तय किया कि वो हानिया की अगर वो मारेगा तो दोहा में नहीं बल्कि किसी और देश में। अब कौन सा ऐसा देश? तो ईरान बेस्ट देश था इसके लिए, क्योंकि ईरान और इजराइल के रिश्ते जग जाहिर हैं शुरू से खराब है। ईरान के ऊपर हमास को हमेशा मदद पहुंचाने का भी इल्ज़ाम लगता रहा है। हमास जब भी स्ट्राइक करता, उनकी जो मिलिट्री विंग है, उस हमले में भी ईरान जो है उनको सपोर्ट करता रहा है। तो अगर ईरान की सरजमीन पर हानिया यानी कि हमास चीफ की मौत हो जाती है तो ईरान से पहले से दुश्मनी और क्या दुश्मनी बढ़ेगी। तो यही सोचकर मोसाद ने अब अपने ऑपरेशन की शुरुआत की, और इसकी वजह यह थी कि मोसाद को ये जानकारी मिली, चूंकि ईरान दोस्त है तो हमास चीफ अक्सर ईरान की राजधानी तेहरान का दौरा किया करते थे। कई बार गए, लेकिन हर बार जब वो जाते तो बड़े गुपचुप तरीके से, खुफिया तरीके से, क्योंकि इससे पहले भी हानिया पर कई बार हमला हो चुका था, उन्हें भी पता था मोसाद पीछे है, तो वो अपनी यात्रा को बड़ा गुप्त रखते थे। लेकिन ये खबर आती थी कि वो तेहरान जाते रहते हैं। ईरानी मीडिया, टीवी तक में उनकी तस्वीरें तब नहीं आती थी। तो आखिर में इजराइल ने तय किया कि अगर हानिया को कहीं मारना है तो ईरान ही है, क्योंकि तेहरान वो अक्सर आते जाते रहते हैं। लेकिन तेहरान में कैसे मारा जाए? और सबसे बड़ी बात यह कि तेहरान जब हानिया पहुंचे तो यह खबर कैसे हो कि वो वाकई पहुंच गए हैं, क्योंकि गुप्त तरीके से उनका दौरा होता है। यहीं से मोसाद ने अपनी प्लानिंग शुरू की। अब इसी प्लानिंग के तहत ये 20 मई वाला हादसा आ जाता है, ईरानी प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत। अब इस मौत के बाद जाहिर सी बात है कि ईरान में एक नए राष्ट्रपति को चुना जाना था। नए राष्ट्रपति चुने गए। अब उनका शपथ समारोह रखा गया, और वो था 31 जुलाई को। इस शपथ समारोह में 80 से ज़्यादा ईरान के जो मित्र देश थे और उनके अधिकारी, उनके रहनुमा, सरबराह, वो लोग शपथ समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचे। और मोसाद को मालूम था कि जो हमास चीफ है इस्माइल हानिया, वो भी पक्का तेहरान पहुंचेगा नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में। और इसी की प्लानिंग 2-2.5 महीने पहले शुरू हो गई। जब 20 मई को चॉपर क्रैश किया गया, तभी मोसाद अपने काम में जुट गया। मोसाद या दुनिया की कोई भी खुफिया एजेंसी जब किसी देश में काम करती है तो वहां के लोगों के बीच में भी घुसपैठ बनाती है, वहां की एजेंसियों में भी, वहां के फोर्सेज में भी। अब ईरान में 2 जानी मानी फोर्सेज हैं। एक है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो वहां की सबसे इलीट फोर्स मानी जाती है, सबसे मजबूत, और एक है कुद्स फोर्स। तो ये दोनों फोर्स, मोसाद को ये जानकारी मिल चुकी है कि अक्सर तेहरान में आते हैं हानिया। इसके बाद जब जानकारी जुटानी शुरू हुई तो पता चला कि जब वो तेहरान आते हैं तो एक खास जगह पर ठहरते हैं, और वो जगह है नॉर्थ तेहरान में एक ऐसा इलाका जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की सुरक्षा में रहता है 24 घंटे, मतलब हाई सिक्योरिटी प्लेस। और उस नॉर्थ तेहरान की उस जगह का नाम है, जो उस कंपाउंड का, निशात। निशात का मतलब होता है जॉयफुल, खुशी, खुशगवार। तो ये नॉर्थ तेहरान में एक जगह है, एक बड़ा सा कंपाउंड है, और ये बहुत ही हाई सिक्योर ये पूरा कंपाउंड है। कहते हैं कि तेहरान में इस निशात कंपाउंड जो है उसका इस्तेमाल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड या फिर वहां की कुछ फोर्स खास मौकों पर करती है, खास मेहमानों के लिए। जैसे कोई सीक्रेट मीटिंग होनी होती है तो इसी कंपाउंड में होती है। कोई ऐसे गेस्ट आते हैं जिनके ऊपर ज्यादा थ्रेट है, जैसे हानिया जैसे लोग, तो उन्हें इसी कंपाउंड के गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है। और फिर मोसाद ने यह पता किया कि हानिया जब भी तेहरान का दौरा करते हैं तो इसी निशात कंपाउंड के अंदर एक खास गेस्ट हाउस के एक ही कमरे में हमेशा रुकते हैं। इस जानकारी को डेवलप किया गया तो पता चला कि वो गेस्ट हाउस कौन सा है और वो कमरा कौन सा है। अब वो सारी जानकारी मिल गई। अब ये हो गया कि जानकारी तो हाथ में है, कौन सा गेस्ट हाउस है, कौन सा कमरा है, लोकेशन क्या है। अब हमला कैसे होगा, और उससे पहले जरूरी कि टारगेट वहां तक पहुंचाया कैसे जाए। तो इत्तेफाक से मौका मिलता है। 20 मई को ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो जाती है, नए राष्ट्रपति को चुना जाता है, और उसके बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह की तारीख रखी जाती है 31 जुलाई। यानी 20 मई को हुआ, 20 जून, 20 जुलाई, 1-2 महीना और 10 दिन। 2 महीना 10 दिन का वक्त काफी था। मोसाद को पक्का यकीन था कि हानिया इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे और वो तेहरान आएंगे, और तेहरान आएंगे तो उसी नॉर्थ तेहरान के निशात कंपाउंड के अपने उसी कमरे में ठहरेंगे जहां वो इससे पहले करीब 6 बार से ज्यादा रुक चुके थे। अब टारगेट भी पहुंचने वाला है, हमला कैसे होगा, अब इसकी भी प्लानिंग की गई। प्लानिंग ये कि उस कमरे के अंदर एक बॉम्ब को पहले से रखा जाए, एक ऐसा बॉम्ब जो रिमोट से कंट्रोल होगा। अब एक ऐसी जगह जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के
मतलब कब्जे में है, जहाँ चप्पे चप्पे पर पैरा है, वहाँ आम लोग को छोड़िए, आम जो बाकी ही फोर्स के लोग हैं या बाकी सरकारी बड़े बड़े अफसर हैं, उनकी भी एंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हाई टारगेट वाले लोग या बेहद सीक्रेट मीटिंग, उसी के लिए उस जगह का इस्तेमाल होता रहा। तब उस जगह पर सेंध मारकर एक बॉम्ब कैसे रखा जा सकता है बिना किसी के मिलीभगत के, बिना किसी के विश्वासघात किए हुए? लेकिन इस कोशिश में मोसाद लगी रही। इसके बाद 31 जुलाई की तारीख आती है। शाम तक हानिया वहां प्रेसिडेंट के साथ मिलते हैं, बाकी नेताओं के साथ मिलते हैं, बेहद खुश। और रात के फिर डिनर के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोग नॉर्थ तेहरान के उस निशात कंपाउंड में ले जाकर छोड़ देते हैं। उसके बाद वो अपने एक बॉडीगार्ड के साथ उस कंपाउंड में जाते हैं और अपने कमरे में, जहां वो हमेशा रुकते थे, सोने के लिए पहुंच जाते हैं। अब धीरे धीरे रात बीतती है। सुबह करीब 2 बजे थे, अचानक कंपाउंड से एक धमाके की आवाज आती है। जितने भी वहां गार्ड थे वो भाग कर जाते हैं जहां से धुआं उठ रहा है। जब वो भाग कर गए तो देखा कि धुआं उसी कमरे से उठ रहा है जिस कमरे में हानिया रुके थे। उस कमरे की एक दीवार ढह चुकी थी, कुछ जो खिड़कियां थी उसके शीशे टूट चुके थे। इत्तेफाक से इस कंपाउंड में इमरजेंसी के लिए हमेशा मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहा करता था। फौरन मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया, वो कमरे में पहुंचे, वहां देखे तो हानिया की मौत हो चुकी थी। गार्ड की सांसें चल रही थी, लेकिन जब तक उसका ट्रीटमेंट शुरू होता उसकी भी मौत हो गई। उस एक कमरे की उस दीवार को छोड़कर बाकी कंपाउंड में कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उसी कमरे के बराबर में फिलिस्तीन से ही जुड़े हुए इस आंदोलन से 3 और नेता रुके हुए थे, ठीक बराबर वाले कमरे में, लेकिन वहां कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब जैसे ही इस हादसे की खबर मिली, फौरन कुद्स गार्ड और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर अफसरों को खबर दी गई उस कंपाउंड से। उनके चीफ वहां भागे भागे पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी आंखों से देखा और जब उन्हें यकीन हो गया कि यह हानिया की ही लाश है, तो फिर फौरन जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हैं, कमांडर इन चीफ, वो पहुंचते हैं ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खुमैनी के पास। देर रात उन्हें उठाया जाता है और बताया जाता है कि ऐसे ऐसे एक धमाके में हमास चीफ हानिया की मौत हो गई और साथ ही उनके बॉडीगार्ड की। उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी अपने घर पे एक मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला जरूरी है। अब यहां तक बात आ गई। अगले दिन अब तेहरान के और ईरान के तमाम मीडिया में खबर आती है। खबर ये कि हानिया की मौत एक एयर स्ट्राइक में हुई, किसी मिसाइल अटैक के जरिए मिसाइल से हमला किया गया और शायद ड्रोन और बाकी चीजों से, यही चला। लेकिन जब शुरुआती तफ्तीश हुई और जांच हुई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड और कुद्स फोर्स के जरिए, तो उन्होंने पाया कि उस जिस कमरे के अंदर हानिया रुके हुए थे, उस कमरे में कहीं से भी बाहर से किसी ऑब्जेक्ट के आने की कोई निशानी नहीं है। जैसे अगर एयर स्ट्राइक होगा, मिसाइल होगा, ड्रोन से हमला होगा तो बाहर से छत, दीवार या कुछ तो होगी, लेकिन वहां जो धमाके के निशान थे वो कमरे के अंदर की तरफ से थे। तो इससे फिर ये थ्योरी खत्म हो गई कि ये एयर स्ट्राइक था। तो जो बाकी चीजों की तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये बॉम्ब इसी कमरे के अंदर रखा हुआ था। और जो बॉम्ब था, जब उसकी जांच की गई बाद में फॉरेंसिक टीमों ने की, तो पता चला कि इसको एक रिमोट के जरिए डेटोनेट किया जाना था। मतलब ये रिमोट बॉम्ब था और उस रिमोट से इसको बॉम्ब को ब्लास्ट करना था। अब सवाल ये था कि तेहरान की सबसे सुरक्षित और महफूज जगह पर एक बॉम्ब को कौन रख सकता है। तो फिर सारी चीजें जब हुई तो पता चला कि बॉम्ब अभी का रखा हुआ नहीं है, क्योंकि हाल के वक्त में कई चीजें हुई थी उसी कंपाउंड के अंदर। तो फिर अंदाजा लगाया गया कि ये बॉम्ब कम से कम 6 से 8 हफ्ते पहले इस कमरे में रखा गया। अब एक बॉम्ब का उस कमरे में रखा जाना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड या फिर कुद्स फोर्स, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियां, इन सब के ऊपर एक बड़ी नाकामी का धब्बा थी। क्योंकि हानिया जैसा टारगेट हमास चीफ, जब जहां पे उसको रखा जाता है उससे पहले बाकायदा उसकी रेकी होती, तलाशी ली जाती, इवन एंटी बॉम्ब स्क्वाड और ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर उस कमरे में 6 से 8 हफ्ते पहले कोई बॉम्ब रखकर चला गया तो ये अपने आप में बड़ी हैरत अंगेज बात है। और अगर मोसाद ने ये सब कुछ किया जो अब तक क्लियर है, तो फिर मोसाद के एजेंट वहां जाकर बॉम्ब रखकर निकल जाएं, ये लगभग नामुमकिन है। तो फिर ये बॉम्ब वहां तक पहुंचा कैसे? तो शुरुआती जांच में तो यही निकल रहा है कि कोई विश्वासघाती है, यानी अपने लोग, चाहे वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के हों, कुद्स फोर्स के हैं, या फिर उस कंपाउंड के वो लोग जिनके पास अथॉरिटी है। यह बहुत मुमकिन है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड में ही मोसाद के एजेंट हों या कुद्स फोर्स में हों और जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की। दूसरा सवाल यह था कि अगर रिमोट से ये कंट्रोल था तो वो रिमोट का बटन किसने दबाया और कहां से दबाया। तो उसमें 2 थ्योरी आ रही है। एक ये कि रिमोट कंपाउंड से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगर मिली भगत विश्वासघाती है तो उसने वहीं से दबाया, हालांकि उसकी उम्मीद कम है। दूसरी ये आ रही है कि रिमोट जो है सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट किया गया है और इससे पहले मोसाद ऐसा कर चुका है। एक शायद आपको याद हो कि नामचीन साइंटिस्ट इसके ईरान के
2020 में टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे, इनकी गोली मारकर जब हत्या की गई थी तो उस हत्या के बाद पता चला था कि जो वेपन इस्तेमाल किया गया था वो गोली रिमोट कंट्रोल के जरिए एआई रोबोट वेपन से चलाई गई थी। तो आज की दुनिया में इस टेक्नोलॉजी के साथ इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि ये जो बॉम्ब रखा हुआ था इसको सैटेलाइट के थ्रू उसी तरीके से चलाया गया और ये ब्लास्ट हुआ। लेकिन पूरे ईरान के लिए, ईरान की एजेंसियों के लिए, ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, खासतौर पर रेवोल्यूशनरी गार्ड जिसकी वहां पे सबसे ज्यादा इज्जत है, एलिट फोर्स है, इन सब के लिए एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि मोसाद अपनी प्लानिंग के तहत घुसकर और ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दे देता है। ये मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक की थ्योरी इसलिए भी अब नकारी जा रही है क्योंकि किसी भी तरीके से ईरान के एयर स्पेस में घुसकर आप एयर स्ट्राइक करते हैं तो ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पकड़ लेगी, वो रडार पकड़ लेगी, तो बड़ा जोखिम है। और दूसरा, अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तरह से आप जंग का ऐलान कर रहे हैं, तो इजराइल ये भी नहीं चाहेगा कि दूसरे की सरहद में घुसकर, उसके एयर स्पेस में घुसकर वो स्ट्राइक करे, तो उसमें जोखिम है। तो इसीलिए सबसे आसान तरीका यही था कि जिस जगह पर हानिया है वहां पर पहले से ही बॉम्ब लगा दिया जाए। और हानिया की गलती ये थी कि हानिया के ऊपर इससे पहले बहुत बार अटैक हो चुका है और कहते हैं कि वो दिन भर में कई बार तो अपना ठिकाना बदला करते हैं, लेकिन तेहरान में बार बार जाने के बावजूद उस गेस्ट हाउस और उस गेस्ट हाउस का वो खास कमरा, वो ठिकाना न बदलना जानलेवा हो गया। अगर वो गेस्ट हाउस के कमरा बार बार बदल रहे होते तो शायद मोसाद के लिए भी ये मुश्किल होता कि किस कमरे में वो बॉम्ब रखना है, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं और शायद ओवर कॉन्फिडेंस ये जान ले गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की भी एक रिपोर्ट आई है और जिसमें उन्होंने कुल 7 मिडिल ईस्ट के टॉप लेवल के ऑफिशियल्स, जिसमें 2 ईरान के ऑफिशियल्स हैं, उनके हवाले से ये रिपोर्ट छापी है कि हानिया की मौत किसी एयर स्ट्राइक से नहीं हुई बल्कि उस कमरे में रखे एक बॉम्ब से हुई और उस बॉम्ब को रिमोट से डिटोनेट किया गया और ये बॉम्ब लगभग 2 महीने पहले उस कमरे में ले जाकर रख दिया गया था। तो सोचिए प्लानिंग। तो मोसाद की प्लानिंग देखिए कि पहले पूरी जानकारी हासिल करना कि हानिया कतर के बाहर कब कब किन किन देशों में जाते हैं, कहाँ पे वो अक्सर जाया करते हैं। कतर में इसलिए नहीं करना क्योंकि कतर से दुश्मनी नहीं मोल लेनी है और ईरान से पहले से दुश्मनी है, तो वहाँ कुछ हमला भी होता है तो कोई अलग बात होगी नहीं। और फिर कब वो तेहरान पहुँचेंगे, कहाँ रुकेंगे, किस कमरे में होंगे और उस कमरे में कब बॉम्ब रखना है और कैसे उसको रिमोट से फिर डिटोनेट करना है। ये प्लानिंग हाल की नहीं थी। जो सोर्सेज उनके हिसाब से ये प्लानिंग जो है हानिया को मारने की कई बरस से चल रही थी और आखिर में जब तेहरान का ये लोकेशन मोसाद को कंफर्म हो गया इस निशात कंपाउंड का, उसके बाद फिर ये हुआ कि उस कंपाउंड तक कैसे पहुंचा जाए और फिर वहां पे किस तरीके से, किस वेपन से मारा जाए, फिर उसकी प्लानिंग हुई। और अब ईरान में इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है कि वो कौन है विश्वासघाती, क्योंकि बिना अंदरूनी शख्स की मिली भगत के इस ऑपरेशन को अंजाम देना नामुमकिन है। तो वो शख्स कौन है? हो सकता है इसका जल्दी खुलासा हो, लेकिन ये खुलासा सामने आ पाएगा भी कि नहीं, इसको लेकर डाउट है।